सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें राजन सीरीज को हम सॉल्व कर रहे थे। और इसमें हमने आपके राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने 3 वीडियो में कर लिया था। और इससे पहले एक अतिलघुत्तरीय प्रश्न की वीडियो मैंने करा दिया था, उसमें 37 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 38 से हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। इससे पहले तक की क्लास अगर आपने दोस्तों नहीं देखी है तो आपको गणित विषय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिससे आप जितने भी गणित की क्लासेस हैं और जितनी भी राजन सीरीज की क्लासेस हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, बेलन किसे कहते हैं। तो एक आयत को उसकी एक भुजा के परितः चारों तरफ घुमाने पर प्राप्त त्रिविमीय आकृति बेलन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी एक आयत है और ए बी भुजा जो है वह आयत की एक भुजा है और इसी के परितः घुमाया गया है। जो मैंने आपको हाथ वाले पंखे का एग्जाम्पल दिया था, सेम वही कंडीशन है, यही परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है कि एक आयत को एक भुजा के परितः चारों तरफ घुमाने पर जो त्रिविमीय आकृति यानी कि 3D स्ट्रक्चर जो बनता है उसी को हम बेलन सिलेंडर कहते हैं। पाई बेलन की त्रिज्या, देखिए पाई बेलन की त्रिज्या नहीं होती है, आर होता है। तो पाई जहां लिखा है वहां आप आर लिखिएगा। आर बेलन की त्रिज्या और एच बेलन की ऊंचाई या लंबाई कहते हैं जिसे हम। अब देखिए प्रश्न संख्या 39 है, शंकु किसे कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज को उसके ऊंचाई के परितः घुमाने पर बनी त्रिविमीय आकृति शंकु होती है। तो यहाँ पे आप देखिए ए और बी और सी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इसको इसके ऊंचाई h के परितः जब घुमाया गया है तो एक आकृति बनी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। अब शंकु में ये हाइट होता है, ए बी हाइट होता है और ए डी अगर इस पॉइंट को मैं नाम दूं तो एडी जो होता है या एसी जो होता है, एसी यह क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, √r² प्लस h²। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, यानी कि बेलन के आयतन का तीसरा भाग, 1/3। आप देखिए प्रश्न संख्या 40 है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या कितनी होगी। पाई का मान 22/7 दिया है लेने को। अब यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमको दिया गया है, यानी कि वॉल्यूम भी दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, उसका त्रिज्या पूछ रहा है और ऊंचाई हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो शंकु के आयतन का सूत्र अभी मैंने बताया आपको, 1/3 पाई r² h। तो शंकु के आयतन की जगह 1232 रख देंगे और बराबर 1/3 पाई की जगह 22/7 और r² यानी कि r की वैल्यू हमको निकालना ही है त्रिज्या, और h की जगह कितना रख देंगे, 24 रख देंगे। ठीक, अब r² जो वैल्यू हमको निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी चीजों को हम बराबर के दूसरे तरफ कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए r² बराबर अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 1232 × 3 बटे 24 × पाई। ठीक, ये हो गया। और r² बराबर अगर लिखना चाहें 1232 × 3 और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 तो 7 ऊपर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा और नीचे है 24। ठीक, अब 3 से 24 को काटिए तो 8 बार में कट जाएगा। और अब यहाँ नीचे गुणे में 22 भी है पाई का, यह भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 8 से काटते हैं 1232 को, तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 एकन्नम 8, हाथ से लगा 4 और 8 बच्चे 40, हाथ से लगा 3 और 8 चौक 32, तो 154 आ जाएगा। 154 × 7/22। ठीक, अब 22 से हम लोग 154 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा,
7 बार में आ जाएगा, 7 गुणे 7, और r की वैल्यू आ जाएगा 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 40 को हल करके आप त्रिज्या की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूले पे सारी चीजें हमको रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41 है। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेमी और उसके आधार का व्यास 64 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। अब एक शंक्वाकार टंकी दी हुई है, एक शंक्वाकार टंकी दी हुई है जिसका जो व्यास दिया हुआ है वह कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर, यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे टंकी की ऊंचाई कितना दिया गया है, यानी कि ये जो लंबवत ऊंचाई है यह दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब क्या पूछ रहा है, शंक्वाकार टंकी का तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब ये हाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जब तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे एल, तो वो आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच यहाँ पे कितना है, 60 है, और आर कितना है, 32 है। ठीक है, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है सोल्यूशन में, इसे 32 कर लीजिएगा, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, और 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4624 आ जाएगा अंडर रूट में, जो क्या होता है 4024 68 का वर्ग होता है। ठीक है, 68 गुणे 68 आप करोगे कितना आ जाएगा, 4624। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तिर्यक ऊंचाई एल आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 68 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। अभी हमने देखा व्यास यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, व्यास यहाँ पे हमें शंकु का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊंचाई जो दिया है 23 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब वही फॉर्मूला हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा एल बराबर एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर इसे इतना लिख सकते हैं एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 4 और एच स्क्वायर की वैल्यू 529। ठीक, अब आ जाएगा अंडर रूट 533, और 533 अंडर रूट 533 कितना आ जाएगा, 23.03 सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है। दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 3 6 संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत निकालना है, तो सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए और बटे में कितनी 6 संख्याएं दी गई हैं, 6 से भाग दे दीजिए। तो अब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 3 14 और 4 18 और 7 25 और 5 30, 30/6, 30/6 कितना आ जाएगा, 30/6 आ जाएगा 5। ठीक है, तो फिर से जोड़ लीजिए। यहाँ पे इन्होंने गलत जोड़ा हुआ है, 29 इन्होंने जोड़ा हुआ है। देखिए 7 4 11, 3 14, 4 18 और 7 25 और 5 30, 30 ही आएगा दोस्तों, तो 30/6 बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी औसत निकाल सकते हो आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है। दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास 3:2 है, के अनुपात में उसकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। अब बेलन का व्यास हमको दिया गया है 3:2। ठीक है, यानी कि d1/d2 हमको दिया गया है 3/2। अब d1/d2 पहले बेलन का व्यास बटे दूसरे बेलन का व्यास, इसका अनुपात कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। ठीक है, अब d1 और d2, d1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2r1 लिख सकते हैं, और बटे 2r2, ये कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि r1/r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें जो ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, और हमको दिया गया है कि दोनों जो बेलन है उसका आयतन समान है। तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो V1 पहले का आयतन कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर
इंटू H1 हो जाएगा और V2 कितना हो जाएगा, दूसरे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। ठीक, अब V1 बाई V2 यह दोनों का जो अनुपात दिया गया है, दोनों का अनुपात जो होगा वह किसके बराबर होगा, दोनों का अनुपात जो होगा वह एक के V1 बाई V2 कितना है, V1 और V2 बराबर हैं, तो V2 की जगह V1 लिख सकते हैं और यह वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा और ये हो जाएगा R1 बाई R2 का स्क्वायर इंटू H1 बाई H2। ठीक, ये हो जाएगा। अब R1 बाई R2 हमें पता है, R1 बाई R2 कितना है, 3/2 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बराबर आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाई H2, ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे आप सॉल्व करिए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर 9/4 इंटू H1 बाई H2, या फिर H1 बाई H2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4/9। ठीक है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4:9 का अनुपात आ जाएगा। दोनों बेलनों के ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा वह 4:9 का अनुपात होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। दोनों बेलनों का हमको जो आयतन दिया था वह समान दिया था, जिससे हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है दोस्तों। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। इस नली के बनने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा। अब यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि दोस्तों एक लोहे की नली है, ठीक है, एक लोहे की नली बनाई गई है जिसमें क्या हो रहा है, लोहा प्रयुक्त हो रहा है, लोहे का उपयोग हो रहा है इस नली को बनाने में, और इस नली की जो लंबाई है वह 20 सेंटीमीटर दी गई है, और नली की जो बाहरी भाग की त्रिज्या है, नली के जो बाहरी भाग की त्रिज्या है, जो आउटर रेडियस है वह कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो इनर रेडियस है वह कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो बाहरी वाला रेडियस है वह 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये जो अंदर वाला रेडियस है, ये जो अंदर वाला रेडियस है यह कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, कितना लोहा लगेगा, लोहे का आयतन क्या होगा। तो अब बाहर का जो बेलन बन रहा है उसका आयतन अगर हम लोग निकालें और अंदर जो खोखला वाला पार्ट है उस बेलन का आयतन निकाल लें, तो जो बाहर वाले बेलन का आयतन हो उसमें से अगर हम लोग अंदर वाले बेलन के आयतन को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इस लोहाकार जो नली है इसको बनाने में कितना लोहा प्रयोग हुआ है। तो अब कुछ नहीं है, बस यही है, आपको जो बाहर वाले बेलन है, जो बाहर वाला बेलन है उसका वैल्यूम यानी कि V1 का वैल्यूम निकाल लेना है। यानी कि अब बाहर वाला जो बेलन है दोस्तों यानी कि V1, उसका वैल्यूम हमको निकाल लेना है, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर इंटू H। ठीक है, H हाइट तो उतनी ही रहेगी, ठीक है, तो इसे H ही रखते हैं। अब इंटू फिर दूसरे का हमको निकाल लेना है, दूसरे का निकाल के हमको घटा लेना है। ठीक है, R2 का स्क्वायर इंटू H। अब V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई H कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इतना बस सॉल्व कर लोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब V1 माइनस V2 जो आपको लोहा लगाना पड़ेगा उसका आयतन निकालने के लिए आप यही यूज कर सकते हो। 22/7 गुणे H कितना है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, वही ऊंचाई हो जाएगा। जो लोहे की नली है वह 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो H 20 हो जाएगा। और R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, R1 कितना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें व्यास दिया गया था, यह हमें ध्यान में रखना है। तो यह त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8/2, और यह कितना हो जाएगा, 6/2, यानी कि
व्यास हमको दिया गया था, त्रिज्या नहीं, तो त्रिज्या 4 और 3 हो जाएगी। ठीक है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमें यह पूरी दूरी दी गई थी दोस्तों। हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग R1 और R2 की वैल्यू रख सकते हैं। R1 कितना है, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यह कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, पाई इंटू 20 इंटू 16-9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22/7 गुणे 20 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 20 में हो जाएगा, ये आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से 440 सेंटीमीटर स्क्वायर लोहा प्रयोग होगा इस नली को बनाने में। ठीक है, खोखली बेलनाकार जो नली है। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में है तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात हमको दिया गया है और उसके ऊंचाइयों का भी अनुपात हमको दिया गया है और हमसे आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो V1/V2 कितना हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, और V2 कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। यहाँ ऊंचाइयां अलग अलग हैं, दो अलग अलग बेलन हैं। ठीक है, वहां पे खोखला नली था, इसीलिए अंदर बाहर की वो दोनों बेलनों की ऊंचाइयां समान थी। अब यहाँ पे V1/V2 ये क्या हो जाएगा, पाई R1/R2 कितना है, देखिए पाई पाई यहाँ आप कैंसिल कर दीजिए, पाई का काम खत्म हो गया। अब R1/R2 का स्क्वायर, तो R1/R2 हमको कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है, तो 2/3 का होल स्क्वायर, फिर इंटू H1/H2 कितना दिया गया है, 5/3 दिया गया है। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4/9, 4/9 गुणे 5/3, तो ये आ जाएगा 20/9 त्रिक 27। तो V1:V2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20:27। ठीक, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से, अगर आपको दो बेलन के ऊंचाइयों का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो आप उनके आयतनों का अनुपात निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 47 है, किसी बेलन की ऊंचाई h, त्रिज्या पाई नहीं r होना चाहिए, यहाँ पे त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो बेलन की ऊंचाई और अगर त्रिज्या में आपको संबंध लिखना है तो आप सीधे लिख दीजिए, बेलन का जो आयतन होता है वह पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो इससे आपका त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, x² + 9x + 20 के गुणनखंड को करो, तो यहाँ पे a इंटू सी अगर आप निकालोगे तो 20 आएगा और b कितना है, 9, तो इस 9 को दो भागों में हमको डिवाइड करना है, तो 5 और 4 में कर सकते हैं, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 4 को गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 9x को हम लोग 5x + 4x भी लिख सकते हैं और x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 5 बचेगा, फिर +4 यहाँ कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा, x + 5 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, तो ये x और यहाँ बचा है +4, तो ये हो जाएगा +4। इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, त्रिज्या रेडियस किसे कहते हैं, तो वृत्त दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, वृत्त में क्या होता है, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है r, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 50 है, केंद्र सेंटर किसे कहते हैं, तो वृत्त बनाते समय एक जो निश्चित बिंदु होता है जिससे सभी जो परिधि पे स्थित बिंदु होते हैं जिनकी दूरी समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र वह बिंदु होता है जहां से किसी वृत्त की परिधि समान दूरी पर होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, डायामीटर किसे कहते हैं, तो एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है तथा दोनों तरफ परिधियों से मिलती है, व्यास कहलाती है। एक वृत्त के अंतर अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं तथा खींचे गए व्यास की लंबाई समान होती है। अब व्यास भी दोस्तों आपको पता है, व्यास क्या होता है, सेंटर से कोई भी जीवा जो होती है वह अगर सेंटर से जा रही तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को
परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, जीवा किसे कहते हैं? तो जीवा ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, उसे हम जीवा कहते हैं। अब यहाँ पे अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, उन्हें कोई रेखा मिला रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिधि पे किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं अगर वह केंद्र से होकर नहीं जा रही होती है तब। इसके बाद प्रश्न संख्या 53 है दोस्तों, साइन 75 प्लस साइन 15 का मान कितना होगा? तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है, यही आपको अप्लाई कर देना है। ए का मान है 75 डिग्री, बी का मान है 15 डिग्री। तो देखिए कितना हो जाएगा? 2 साइन 75 प्लस 15 कितना होगा? 90 और बटे 2 45, साइन 45 अंश, फिर इंटू कॉस ए है 75, बी है 15, तो 75 माइनस 15 यानी कि 60 और बटे में 2 है तो कॉस 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणे साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, कॉस 30 डिग्री तो √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा √3/√2। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर कितना आ जाएगा? √3/2 आप लिख सकते हैं, या फिर इसी पे छोड़ दीजिए, या √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √6/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी वैल्यू हो सकता है, चाहे जिस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है। प्रश्न संख्या 54 में प्रश्न में ही एक करेक्शन है दोस्तों, यह जो +1 यहाँ ऊपर लिखा है यह साइड में लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री और बटे में है 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री और फिर +1 यहाँ साइड में है और बराबर 0, यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसी की वैल्यू आपको बताना है, सिद्ध करना है कि यह 0 जो बायां पक्ष है यह 0 के बराबर कैसे आएगा, यही आपको दिखाना है। तो बाएं पक्ष को अगर हम लेके चलते हैं दोस्तों, तो आपने एक त्रिकोणमितीय में दोस्तों ये सारे फॉर्मूले बहुत विशेषकर मैंने नहीं आपको बताए क्लास में, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बेस्ड आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। इतने सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री पे सभी फॉर्मूलों पे तो आप फॉर्मूले नहीं याद कर पाओगे, इतने सारे फॉर्मूले हैं। तो इसलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले सर्वसमीकाएं मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो आपको मैं बता देता हूं कि यह जो फॉर्मूला होता है, यह जो सूत्र होता है, यह किसका होता है? यह tan a प्लस tan b का फॉर्मूला होता है। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है दोस्तों। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan अंश में होता है tan a प्लस tan b और हर में होता है दोस्तों 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यही फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं? ये जो लिखा हुआ है इतने पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस b, यानी कि tan 69 प्लस 66 डिग्री। तो वही यहाँ पे लिखा गया है tan 69 प्लस 66 डिग्री फिर +1 ये हो जाएगा, फिर tan 135 आ जाएगा, 69 प्लस 66 tan 135 आ जाएगा। और tan 135 डिग्री की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो ये इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? tan 90 प्लस थीटा, यानी कि tan 90 प्लस 45 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और tan 90 प्लस थीटा होता है दोस्तों माइनस कॉट थीटा, यानी कि माइनस कॉट 45 डिग्री हो जाएगा और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, फिर प्लस में 1 है तो दोनों कितना हो जाएगा? 0। और यह किसके बराबर आ जाएगा? दाएं पक्ष के। जो दाएं पक्ष में हमें 0 दिया था
वह क्या हो जाएगा, वह उसको हम बता सकते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है। तो आपको प्रमेय मैंने पढ़ाया है, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए सिद्ध कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को इस्तेमाल में लेना है और किस प्रकार से करना है। देखिए, आप बाएं पक्ष को लेकर के चलिए और उसे सेक ए के बराबर दिखा दीजिए, तो आपका यह जो प्रश्न है यह सिद्ध हो जाएगा। तो बाएं पक्ष को हम लोग लेकर के चलते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटे में है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो अब पूरे के बटे हम लोग करते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब एक में गुणा हो जाएगा 1 प्लस सेक ए का, तो एक में गुणा होगा 1 प्लस सेक ए का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए और ऊपर अंश में था tan स्क्वायर ए, तो प्लस tan स्क्वायर ए और पूरे के बटे हो जाएगा 1 प्लस सेक ए। अब देखिए 1 और प्लस tan स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ बचा है सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और बटे में तो है ही 1 प्लस सेक ए। अब ऊपर सेक ए हम लोग कॉमन ले सकते हैं और बच जाएगा 1 प्लस सेक ए और बटे में ही भी है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा सेक ए, जो कि दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार यह भी सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब cos a बराबर √3/2 है, cos a बराबर √3/2 है, तो क्या लिख सकते हैं, cos a बराबर √3/2, ये किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू 30 मिल जाएगी, यानी कि sin 2a का मान हम लोग निकाल सकते हैं। sin 2a का a की वैल्यू 30 रख दीजिए, तो यह हो जाएगा sin 2 × 30 डिग्री, यानी कि sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक, इस प्रकार से यह भी प्रश्न हमने कर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, 2x² + 7x + 5 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब 2x² + 7x + 5 इसका गुणनखंड करना है, तो a × c करिए आप, कितना आ जाएगा, a × c 10 आ जाएगा और बीच में है 7x को इस प्रकार से 7 को हमको तोड़ना है कि गुणा करें तो 10 आए, जोड़ें तो 7 आए, तो 5 और 2 में हम लोग तोड़ लेंगे, तो 7x जो है उसको 5 धन 2 यानी कि 5x धन 2x लिख देंगे। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2x + 5 और +1 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2x + 5, 2x + 5 पूरे में कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा यहाँ पे x और +1। ठीक, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हो बहुत आसानी से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न भी है गुणनखंड का, ये कितना है, x² - 7x + 12। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे एक पद ऋणात्मक है, तो अब हम लोग तोड़ के इसको बीच वाले पद को 4 पद में बनाते हैं, यानी कि जो चौथा पद आएगा वह भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया हमेशा 2 धन 2 ऋण होते हैं, या फिर 2 ऋण होंगे 2 धन होंगे, या फिर सब धन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब a × b 12 आएगा और -7x है, तो दोनों माइनस में टूटेंगे तो -4 -3 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए -4 -3 लिखेंगे, तो अब x² - 4x - 3x + 12 इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, x कॉमन लेंगे तो पहले ब्रैकेट में x - 4 कॉमन मिल गया, फिर -3 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में भी x - 4 कॉमन मिल जाएगा, दोनों जगह x - 4 कॉमन लेंगे, यहाँ बचा हुआ है x, इसको लिखेंगे, यहाँ बचा हुआ -3 इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे गुणनखंड आ जाएगा x - 4 x - 3। ठीक है, इस प्रकार से यह भी प्रश्न आपका हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, x² + 9x + 20 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए सब धनात्मक हैं, तो चौथा जो आएगा वह भी धनात्मक होगा, यानी कि 9x को हम चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 20 हमें लाना है गुणनखंड गुणन, तो 5x और धन 4x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब
9x को 5x धन 4x लिख देंगे तो x प्लस 5 दोनों जगह हमें मिल जाएगा। जब हम x और 4 कॉमन लेंगे तो x धन 5 और बचा हुआ है x धन 4। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस गुणनखंड प्रैक्टिस से आपका इम्प्रूव होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा बराबर cot 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे cos 3 थीटा प्लस cos थीटा ये लिखा हुआ है, यानी कि आप इस तरीके से सोचिए cos A प्लस cos B लिखा हुआ है, तो cos A प्लस cos B का फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे और नीचे साइन 3 थीटा और प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन A प्लस साइन B का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था दोस्तों आपको फॉर्मूला साइन A प्लस साइन B का। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला cos A प्लस cos B का। देखिए cos A प्लस cos B का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। ठीक, यह फॉर्मूला होता है, तो यही ऊपर आप लगा दीजिए। अब A की जगह कितना है 3 थीटा और B की जगह है थीटा। ठीक, तो cos 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, और नीचे अब यहाँ पे इन्होंने 2 नहीं लिखा है वह आप लिख लीजिए। अब साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 इंटू साइन A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2, cos A माइनस B बाई 2, यही आप नीचे फॉर्मूला लगा लीजिए। तो 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2, यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। 4 थीटा रहेगा और बटे में 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा और इंटू कॉस थीटा, और फिर बटे में क्या है साइन 2 थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो ये पद देखिए समान है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कॉस थीटा बाई साइन कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा आएगा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आप जानते ही होंगे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉट 2 थीटा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए। ठीक, तो बायां पक्ष हम लोग लेके चलेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग दिखाएंगे दाहिने पक्ष के बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो बायां पक्ष देखिए क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। ठीक, अभी मैंने बताया टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ है ही। अब यहाँ से अगर हम लोग हर समान करें, अगर पूरे के बटे कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा अंश में। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंश में और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से बस आपको फेर बदल करते जाना है, आपको आप सिद्ध कर ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है साइन 48 डिग्री बाई कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री बाई साइन 42 डिग्री बराबर 2, ये हमें सिद्ध करना है। बाएं पक्ष को हम लेकर के चलते हैं, तो साइन 48 डिग्री को हम लोग और क्या लिख सकते हैं आप यह देखिए, यही समझना है आपको। साइन 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 42 घटाओगे तो आप
48 अंश ही मिलेगा। तो वही हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 42 डिग्री लिख दिया इसको। अब साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, जब इतना लिख देंगे हम लोग, साइन 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस 42 डिग्री। और यही चीज यहाँ भी हम करेंगे कॉस 48 के साथ। तो कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 42 डिग्री। अब आपको पता है कि 90 माइनस थीटा में क्या होता है? कॉस जो होता है वह साइन में चेंज होता है और साइन जो होता है वह कॉस में चेंज होता है। तो साइन 90 माइनस 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 42 डिग्री, और कॉस 90 माइनस 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। तो ऊपर नीचे अंश हर इस तरीके से बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, एक धन एक रह जाएगा, वो आ जाएगा 2 के बराबर, जो कि दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे बराबर 2 हमें प्रूफ करना था, जो हम प्रूफ कर देंगे बहुत ही आसानी से। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, कॉस ए बराबर √3/2 हो तो साइन ए का मान बताइए। साइन ए बराबर कितना होता है? साइन ए बराबर अगर हम लिखना चाहें, हमें सर्वसमीका पता होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें कितना दिया है? कॉस ए का मान हमको दिया हुआ है √3/2। ठीक है, ये चाहे हम सर्वसमीका से ज्ञात करें या फिर सीधे भी ज्ञात कर सकते हैं। कॉस ए की वैल्यू √3/2 है, तो कॉस ए बराबर कितना लिख सकते हैं? कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 30 आ जाएगी, ए की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो साइन ए की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। साइन 30 की डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। और चाहें तो आप सर्वसमीका से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, साइन माइनस 110 डिग्री का मान बताइए। तो ये कितना हो जाएगा? साइन माइनस 210 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में जब 180 अंश से ज्यादा जाएंगे, 210 किस में आएगा? तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन माइनस 210 डिग्री को माइनस साइन 210 डिग्री लिख देंगे, और फिर माइनस साइन 180 धन 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और साइन साइन में ही चेंज होता है 180 पे। ठीक, तो माइनस साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, और बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? तो चक्रीय चतुर्भुज किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों, अर्थात एक वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का प्रत्येक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी चतुर्भुज का जो शीर्ष है वह किसी एक वृत्त पे स्थित है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, किसी चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे कहेंगे। अब प्रत्येक युग्म जो है वह समांतर है। ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जब दोनों युग्म जो होते हैं वह समांतर होते हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? तो आयत हो या वर्ग हो, आपको पता है इन दोनों में प्रत्येक कोण होता है वह 90 अंश का होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो कोई भी चतुर्भुज आप ले लीजिए, उसके अंतः कोणों का जो योग होता है, अंतः चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो 360 डिग्री। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, x² - 25 का वर्गमूल लेकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब x²
-25 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं। और दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर रूट लगाते हैं तो x बराबर लिख सकते हैं ±√25 या x बराबर लिख सकते हैं ±5। ठीक है, अब x की दो वैल्यू हमको मिल गई, x बराबर 5 और दूसरी वैल्यू x बराबर -5। ठीक है, यहाँ पे हमें गुणनखंड बोला है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x + 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 5 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको दर्शा सकते हैं या फिर x की वैल्यू इस प्रकार से x बराबर 5 और x बराबर -5 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तथा इसके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। अब समलंब चतुर्भुज है, उसकी भुजाएं हमें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पता है और दोनों के बीच की दूरी पता है, तो एरिया उसका हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ दोनों साइड्स का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग और दोनों के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे दोनों भुजाओं का योग कितना है 3 धन 4 यानी कि 7 और गुणे ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दोनों के बीच की दूरी कितना है 3 है। ठीक, तो 7 × 21 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये हो गया आपका 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक 75 अंश का कोण तथा एक भुजा 6.7 सेंटीमीटर की हो। समचतुर्भुज दोस्तों आपको पता है वह चतुर्भुज होता है जिसका जो प्रत्येक भुजा होता है उसका जो माप होता है वह समान होता है और कोण जो होता है वह किसी भी डिग्री का हो सकता है। अगर कोण यहीं पे 90 अंश हम लोग बोलते तो वह वर्ग बनता, लेकिन यहाँ पे कोण पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोण किसी भी अंश का हो सकता है, बस हमें चारों भुजाएं बराबर चाहिए होती हैं। समचतुर्भुज में केवल एक शर्त होता है, तो समचतुर्भुज हमें बनाना है 75 अंश के कोण वाला, जिसमें एक कोण जो हो वह 75 अंश का हो और बाकी भुजा जो है वह 6.7 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले रचना करने के लिए आप क्या करेंगे, 6.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड आप खींच लोगे और उसके बाद आप एक 75 अंश पे एक रेखा खींचोगे, 75 अंश पे एक रेखा खींच लोगे, बढ़ा दोगे और उस रेखा को फिर आप क्या करोगे 6.2 सेंटीमीटर पे चाप के द्वारा काट दोगे। ठीक है, उसके बाद बिंदु बी से फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी जो ये रेखा खींचा है इसी ये जो बिंदु बी है इसी रेखा जो अगर इसको ए बोलें और इसको 6.2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ बिंदु बी है, इसी रेखा के समांतर इस रेखा जो 75 डिग्री पे हमने खींचा है इसी के समांतर एक रेखा और खींच लेंगे और इस बिंदु से जो जहां पे चाप हमने काटा है इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, डी बिंदु से सी तक मिला देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ABCD इस चतुर्भुज की समचतुर्भुज की रचना कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, वर्ग क्या है। तो वर्ग एक आयत है जिसकी दोनों क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर आप लिख सकते हो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड विधि से 729 का हमें घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग 729 को उसके गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे। तो 729 में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, अब 3 से देंगे तो 243 बचेगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 से देंगे 81 बचेगा, फिर 3 से देंगे 81 में तो 27 बचेगा, फिर 27 3 से जाएगा तो 9 बचेगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। ठीक, इस प्रकार से 729 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 3 6 बार 3 के गुणे में के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इतना लिख लेंगे। अब क्यूब रूट हमें लेना है तो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से 3 निकाल लेंगे, यहाँ से 3 निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 3 त्रिका 9। ठीक, तो क्यूब रूट जो आ जाएगा घनमूल आ जाएगा वह 9 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप
घनमूल निकालोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं दी रहती हैं उनको जोड़ देते हैं और उनमें जितनी संख्याओं की संख्या दी रहती है उससे हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 संख्याएं दी गई हैं, पहले सबको जोड़ लेते हैं। तो 7 4 11, 1 12, 12 और 9 21 और 6 27 और 4 31, 1 32, 32 और 9 41 और 6 47 और 4 51 और 51 आ गया योग और 51/10 हो जाएगा। कुल संख्याओं की संख्या 10 है, 51/10 कर देंगे तो 5.1 औसत आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्न हमने समाप्त कर लिए। इस प्रकार से आपके इस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाए होंगे। अब दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, अधिक से अधिक सभी को शेयर कर दीजिए ताकि कम समय में सबकी तैयारी बेहतर हो पाए और सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इस क्लास को दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों डीएलएड के कोर्सेज को, यूपी टेट सीटेट के कोर्सेज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको टेस्ट भी मिलेगा, सारी चीजें सभी सुविधाएं मिलेंगी। तो टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्ले स्टोर पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।